बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैटन के चैप्टर नंबर 33 की समरी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन के लिए ज़रूरी है कि वो आरबीसीज़ के अंदर ही हो। अगर वो प्लाज्मा में होगी तो कैपिलरी से गुजरते हुए 3% ऑफ द हीमोग्लोबिन लीक हो जाएगी। फिर हमने पढ़ा था आरबीसीज़ के अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेट होता है जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। फिर हमने पढ़ा था कि हीमोग्लोबिन एक एक्सीलेंट एसिड बेस्ड बफर होता है। ठीक हो गया। तीन चीज़ों के बाद डिस्कस किया था। आरबीसी का साइज़ कितना होता है 7.8 माइक्रोमीटर जिसका डायमीटर होता है, और 2.5 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है इसकी एट द थिकेस्ट पॉइंट, और 1 माइक्रोमीटर थिकनेस होती है एट द थिन पॉइंट। ठीक है। उसके अलावा इसकी थोड़ी एक्स्ट्रा मेम्ब्रेन होती है जिसकी वजह से ये दोनों साइडों से बाइकनकेव होता है और ये रप्चर नहीं करता, यानी कि स्क्वीज़ करके पास हो जाता है। मेल्स के अंदर 5.2 मिलियन होता है, फीमेल्स के अंदर 4.7 मिलियन आरबीसी होते हैं पर क्यूबिक मिलीलीटर। ठीक हो गया। उसके अलावा एक आरबीसी के 100 ml में 34 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है और एक ब्लड के 100 ml में 14 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन होती है। उसके अलावा मैंने पढ़ा था कि ब्लड के अंदर मैक्सिमम ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन 20 ml पर 100 ml हो सकती है। डन। उसके बाद मैंने पढ़ा था कि आरबीसी की प्रोडक्शन कहाँ पे होती है, तो अर्ली मंथ्स ऑफ द जेस्टेशन एज में होती है योक सैक में। उसके अलावा मिड ट्राइमेस्टर में यानी सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर ये मेनली लिवर के अंदर हो रही होती है। उसके अलावा स्प्लीन और लिम्फ नोड्स में भी हो रही होती है, और आफ्टर बर्थ या लेट मंथ्स ऑफ द प्रेगनेंसी के अंदर ये बोन मैरो के अंदर हो रही होती है। जो लॉन्ग बोन्स हैं उनकी शाफ्ट में आरबीसी की प्रोडक्शन बहुत कम हो जाती है एज के बढ़ने के साथ साथ, और 20 ईयर्स के बाद तकरीबन ज़ीरो हो जाती है। तो अगर एडल्ट में पूछा जाए तो मेम्ब्रेनस बोन्स जैसे कि रिब और स्टर्नम वगैरह की बोन मैरो में आरबीसी की प्रोडक्शन हो रही होती है। आगे जाते हैं। अच्छा, फिर आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए हमने देखा था कि प्लूरी पोटेंशियल हिमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स से हर तरह के सेल्स प्रोड्यूस हो रहे थे। बीच में एक इंटरमीडिएट सेल्स थे जिनको हमने कहा था कमिटेड स्टेम सेल्स। आरबीसी के जो कमिटेड स्टेम सेल्स थे उनका नाम था कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स। ठीक है। और फिर उसके बाद ग्रोथ इंड्यूसर्स और डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स थे हमारे पास आरबीसी की और बाकी सेल्स की भी ग्रोथ करवाने के लिए। आरबीसी की जो ग्रोथ की स्टेजेस थी उसके लिए निमोनिक था, सी पर भारी पोर, सी फॉर आपके पास कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट, पी फॉर प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, बी फॉर बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, पी फॉर पॉलीक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, ओ फॉर ऑर्थोक्रोमैटोफिल एरिथ्रोब्लास्ट, आर फॉर रेटिकुलोसाइट एंड ई फॉर एरिथ्रोब्लास्ट। ठीक हो गया। और फिर फाइनली रेटिकुलोसाइट का हमने पढ़ा था कि डायपेटिस होकर वो ब्लड में निकल जाते हैं और वहाँ जाके एरिथ्रोसाइट फॉर्म करते हैं। सॉरी। उसके बाद फिर आगे हमने पढ़ा था कि आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है कब, हिज डैड यानी एच डैड, एच फॉर हाई एल्टीट्यूड में इंक्रीज करती है, डी फॉर कोई डिजीज हो जाए लंग्स की या हार्ट की उसमें इंक्रीज करती है, ए फॉर एनीमिया में आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज करती है, और डी फॉर डिस्ट्रक्शन ऑफ बोन मैरो में इंक्रीज करती है। फिर इरिथ्रोपोइटिन के बारे में स्टडी किया था कि ये ग्लाइकोप्रोटीन थी जो कि 90% किडनीज के अंदर बन रही होती है और 10% ये लिवर के अंदर बन रही होती है। अगर किडनीज को रिमूव कर दिया जाए तो इरिथ्रोपोइटिन की कमी की वजह से आरबीसी की प्रोडक्शन हाफ या 1/3 रह जाती है आदमी के अंदर। ठीक है। फिर हमने पढ़ा था कि इरिथ्रोपोइटिन की तादाद तो 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा हो जाती है अगर ऑक्सीजन की कमी हो, लेकिन आरबीसीज की क्वांटिटी तो बढ़ने में 5 दिन लग जाते हैं। तो समझ हमें ये आई कि इरिथ्रोपोइटिन स्टिमुलेट करती है प्रो इरिथ्रोब्लास्ट की फॉर्मेशन, और फिर प्रो इरिथ्रोब्लास्ट से जो बाकी स्टेजेस हैं जो कि इरिथ्रोब्लास्ट तक की होती हैं, ये जो सारी स्टेजेस थी सी पर भारी पोर तक, इन सारी स्टेजेस को भी ये स्पीड अप कर रहा होता है। कौन? इरिथ्रोपोइटिन। डन हो गया। उसको हमने पढ़ा विटामिन B12 और फॉलिक एसिड की कितनी अहमियत होती है, क्योंकि ये थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं। अगर थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट सही से नहीं बनेगा तो डीएनए सही से नहीं बनेगा, और डीएनए सही से नहीं बनेगा तो आरबीसीज नॉर्मल नहीं फॉर्म हो सकेंगे। यहीं पे हमने पर्नीशियस एनीमिया का भी पढ़ा था, बल्कि थोड़ी देर बाद इसको डिस्कस करते हैं। फिर हमने पढ़ा शॉर्टेज ऑफ विटामिन स्लोज द प्रोलिफरेशन एंड मैचुरेशन फेलियर। ठीक है। प्रोलिफरेशन को स्लो कर देते हैं और मैचुरेशन फेलियर कॉज कर देते हैं अगर विटामिन की डेफिशिएंसी हो। विटामिन की डेफिशिएंसी कम विटामिन के इनटेक के अलावा विटामिन की कम एब्जॉर्प्शन की वजह से भी हो सकती है। विटामिन बी बेसिकली एब्जॉर्ब होता है इंटेस्टाइन से विद द हेल्प ऑफ इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि गैस्ट्रिक म्यूकोजा रिलीज करता है। अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं रिलीज करेगा तो विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं हो सकेगा। जब विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होगा प्रॉपर आरबीसी नहीं बन सकेंगे। ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं पर्नीशियस एनीमिया। ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर था ये विटामिन B12 को क्या करता है, पहले नंबर पे ये विटामिन B12 को डाइजेशन से बचाता है, दूसरी नंबर पे ये एब्जॉर्प्शन करवाता है इसकी, और तीसरे नंबर पे सेल्स के अंदर एंटर भी करवाता है। ठीक है। इतना ये काम करता है इंट्रिंसिक फैक्टर।
उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो विटामिन B12 है ये स्टोर हो रहा होता है आपके पास लिवर के अंदर, हत्ता के मतलब 3-4 साल तक जितना विटामिन B12 आपको चाहिए उतना आपके लिवर के अंदर इस वक्त स्टोर हुआ हुआ है। तो अगर आज विटामिन की एब्जॉर्प्शन में कमी आएगी तो 3-4 साल बाद जाके इसका इफेक्ट आना शुरू होगा। फिर मुख्तलिफ तरह के इंटेस्टिनल स्प्रू आपकी फॉलिक एसिड की भी एब्जॉर्प्शन में कमी ला सकते हैं, और अगर फॉलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन में कमी हुई तो भी यही इशू आएगा आपके पास। इंटेस्टिनल स्प्रू का मतलब होता है कि इंटेस्टाइन्स की जो विलाएँ हैं वो फ्लैट हो गई हैं, ठीक हो गया। फिर हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन थी। हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के स्टेप्स क्या थे? 2 सक्सिनल को 2 ग्लाइसिन के साथ मिलकर पायरोल बनाते हैं, फिर 4 पायरोल मिलकर प्रोटोपोरफायरिन 9 बनाते हैं, फिर प्रोटोपोरफायरिन 9 आयरन के साथ मिलकर हीम बनाता है, हीम एक पॉलीपेप्टाइड के साथ लगके हीमोग्लोबिन चेन बनाता है, और 4 हीमोग्लोबिन चेन्स मिलकर एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अगर इन सारी स्टेजेस के लिए एक निमोनिक है तो वो निमोनिक है सख्त गर्मी पे पटाखा हो। इन सब के आपने पहले अल्फ़ाबेट्स को देखना है। सख्त गर्मी पे पटाखा हो, SGPPH। किस तरह से? S फॉर सक्सिनल को, G फॉर ग्लाइसिन, फिर P फॉर पायरोल, एक और P फॉर प्रोटोपोरफायरिन और H फॉर हीम, ठीक है। तो ये 4 तरह की चेन्स बन सकती हैं हीमोग्लोबिन चेन, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, किसी भी तरह की चेन बन सकती है। लेकिन जो आमतौर पे कॉमन हीमोग्लोबिन है जिसको हम हीमोग्लोबिन A कहते हैं, उसके अंदर 2 अल्फा चेन्स और 2 बीटा चेन्स होती हैं। अलबत्ता इन चारों चेन्स के अंदर हीम आपके पास प्रोस्थेटिक ग्रुप की हैसियत से मौजूद होता है। उसके बाद डिस्कस किया हुआ सिकल सेल एनीमिया को। सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन A की जो बीटा चेन्स हैं उनके अंदर कोई मसला आ गया है, उनके ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलीन लग गया है। इस हीमोग्लोबिन को हम हीमोग्लोबिन A नहीं बल्कि हीमोग्लोबिन S कहते हैं, और ये कॉज करता है आपके पास सिकल सेल एनीमिया, क्योंकि हीमोग्लोबिन S जो है वो हल्की सी भी ऑक्सीजन की कमी हो तो लॉन्ग क्रिस्टल्स फॉर्म कर देता है, और ये क्रिस्टल्स RBCs की मेम्ब्रेन को रप्चर कर देती हैं। RBC की मेम्ब्रेन रप्चर होती हैं तो उससे वो मुख्तलिफ किस्म के इशूज़ कॉज हो जाती है। उसके बाद हमने कहा था कि जो ऑक्सीजन है वो आयरन के पॉजिटिव बॉन्ड्स के साथ नहीं अटैच हो रही होती, बल्कि ऑक्सीजन का जो O2 होता है वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ अटैच हो रहा होता है, और ये इजीली डिसअटैच भी हो सकता है। डन हो गया। फिर आयरन की तरफ आते हैं तो 15 to 30% आयरन जो फेरेटिन की फॉर्म में स्टोर हो रही होती है, 65% आयरन हीमोग्लोबिन में होती है, 4% आयरन मायोग्लोबिन में होती है। ये और टोटल आयरन होती कितनी है? 4 से 5 ग्राम होती है आदमी के अंदर। ब्लड प्लाज्मा के अंदर आयरन किस फॉर्म में होती है? ट्रांसफेरेंट की फॉर्म में। एपो ट्रांसफेरेंट में आयरन मिलती है तो ट्रांसफेरेंट बन जाता है, ये होता है ब्लड के अंदर। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर जो आयरन होती है वो फेरेटिन की फॉर्म में होती है। ब्लड प्लाज्मा के अंदर ट्रांसफेरेंट की फॉर्म में, और सेल साइटोप्लाज्म के अंदर फेरेटिन की फॉर्म में। सेल साइटोप्लाज्म के अंदर एपोफेरेटिन में आयरन लगती है तो आपके पास फेरेटिन फॉर्म हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। फेरेटिन के बाद भी जो एक्सेस आयरन होती है वो एक इनसॉल्युबल फॉर्म हीमोसिडेरिन के फॉर्म में आपके पास स्टोर हो जाती है। आगे चलते हैं। ये जो ट्रांसफेरिन है, अच्छा, जब आपके आयरन की ज़रूरत होती है तो ये फेरेटिन से आयरन जो है वो निकल के ब्लड में चली जाती है, और ब्लड में ट्रांसफेरिन की फॉर्म में आयरन आ जाती है। ये जो ट्रांसफेरिन है ये आयरन को RBCs के अंदर भी ले जाता है और ले जाके माइटोकॉन्ड्रिया के पास आयरन को रिलीज़ कर देता है, ताकि माइटोकॉन्ड्रिया आराम से हीमोग्लोबिन बना सके, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को हीमोग्लोबिन बनाने के लिए आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अगर ट्रांसफेरिन कम हो गया तो सही से आयरन माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंच नहीं सकेगी और हीमोग्लोबिन कम बनेगी। ऐसे एनीमिया को हम कहते हैं हाइपोक्रोमिक एनीमिया। डन हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं कि आयरन का लॉस फीसेस से होता है मेनली। वो कितना हो रहा था? 0.6 ग्राम डेली हो रहा था, वो हमने डिस्कस कर लिया था। और ब्लीडिंग और मेंस्ट्रुएशन में ये इंक्रीज़ करता है, 1.3 ग्राम का फिगर लिखा हुआ था। फिर आगे आता है कि एपोट्रांसफेरेंस जो है वो आयरन को ना सिर्फ ब्लड के अंदर ट्रेवल करवाता है, बल्कि आयरन की जो इंटेस्टाइन्स के अंदर एब्जॉर्प्शन हो रही है उसके अंदर भी एपोट्रांसफेरेंस हेल्प कर रहा होता है। बेसिकली जो लिवर होता है वो जो बाइल सिक्रीशंस प्रोड्यूस करता है जो आपके इंटेस्टाइन में जाती हैं, उन बाइल सिक्रीशंस में ये एपोट्रांसफेरेंस भी रिलीज़ कर देता है। ये एपोट्रांसफेरेंस अंदर जाके आयरन को एब्जॉर्ब करवा के ब्लड में ले आता है। डन हो गया। फिर हमने पढ़ा कि RBCs के अंदर गो न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते, लेकिन एंजाइम्स तो होते हैं। ये एंजाइम्स कुछ काम करते हैं, उन कामों को याद करने के लिए जो निमोनिक है वो है काफ़ी पंगे, ठीक है। CAFIP, C फॉर सेल मेम्ब्रेन की प्लायबिलिटी को मेंटेन करते हैं, A फॉर ATP प्रोड्यूस करते हैं, F फॉर आयरन को फेरस फॉर्म में रखते हैं, I फॉर आयंस की ट्रांसपोर्ट करवाते हैं, और P फॉर प्रोटीन्स की ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करते हैं।
तो ये जो आरबीसी के एंजाइम होते हैं ये काफ़ी पंगे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा था कि ये जो आरबीसी होते हैं ये अगर जी जब इनकी एज पूरी हो जाती है 120 डेज़ का टाइम पूरा होता है तो ये थोड़े से नाजुक हो जाते हैं, नाजुक मिजाज हो जाते हैं, और जब ये स्प्लीन के रेड पल्प में से पास करते हैं तो वहाँ पे ये रप्चर कर जाते हैं। डन हो गया। जब रप्चर करते हैं तो जो हीमोग्लोबिन होती है उसका फैगोसाइटोसिस होता है आपकी बॉडी के अंदर, बॉडी के मुख्तलिफ टिश्यूज उसका फैगोसाइटोसिस करते हैं, मसलन लिवर के कूफर सेल्स करते हैं, स्प्लीन के मैक्रोफेजेस करते हैं और बोन मैरो के मैक्रोफेजेस करते हैं। जब फैगोसाइटोसिस किया जाता है तो क्या सलूक किया जाता है, जो आयरन होती है उसको तो रिलीज कर दिया जाता है ताकि वो दोबारा काम में लाई जा सके, लेकिन जो पोरफायरिन होता है उसको बिलीरुबिन में कन्वर्ट कर दिया जाता है, बिलीरुबिन बाइल का हिस्सा बन जाता है। आगे चलते हैं, क्रोनिक ब्लड लॉस जो है वो स्मॉल, अच्छा अब हम एनीमियाज की फॉर्म टाइप्स को डिस्कस करेंगे। क्रोनिक ब्लड लॉस जो है वो स्मॉल, उसके नतीजे में तेज़ी से आरबीसी बनाए जाते हैं और स्मॉल आरबीसी बन जाते हैं, इसको हम माइक्रोसिटिक आरबीसी बनते हैं। ऐसे एनीमिया को हम हाइपोक्रोमिक एनीमिया कहते हैं, ठीक है। फिर अगर बोन मैरो के डैमेज से एनीमिया हो रहा है तो इसको हम एप्लास्टिक एनीमिया कहते हैं। बोन मैरो का डैमेज ऑटोइम्यून डिजीज से हो सकता है, कीमोथेरेपी के दौरान टॉक्सिक केमिकल से हो सकता है, या रेडिएशन से हो सकता है, किसी भी चीज़ से हो सकता है, सॉरी कीमोथेरेपी के दौरान जो रेडिएशन होती हैं उनसे हो सकता है। अच्छा खैर, ये काफ़ी सारे कॉजेज हैं बोन मैरो के डैमेज होने के। अगर हमें बोन मैरो के डैमेज होने के कॉज का नहीं पता तो ऐसे ए प्लास्टिक एनीमिया को हम कहते हैं आयोडोपैथिक ए प्लास्टिक एनीमिया, ठीक हो गया। उसके बाद आता है मैगेलोब्लास्टिक एनीमिया, जिसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हमने पर्नीशियस एनीमिया के नाम से पढ़ा था। तो उसमें ये विटामिन B12 या फॉलिक एसिड की कमी की वजह से लार्ज बेजारे किस्म के आरबीसी बन रहे होते हैं जो कि जल्दी रप्चर हो जाते हैं। फिर हम पढ़ते हैं कि एक हेरेडिटरी सिफेरोस्टोसिस होती है। इसके अंदर हेरेडिटरीली क्या होता है कि जो आपके आरबीसी हैं वो डिस्क शेप होने की बजाय सफ़ेद शेप्ड होती हैं जो कि जल्दी रप्चर हो जाते हैं, और जब आरबीसी जल्दी रप्चर हो जाते हैं तो ये हीमोलिटिक एनीमिया की एक टाइप बन जाती है। फिर एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टैलिसिस था। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फोर्टैलिसिस में क्या था, बेबी के अंदर RH पॉजिटिव आरबीसी थे और मदर के अंदर RH नेगेटिव आरबीसी का ब्लड था। जब मदर के अंदर RH एंटीबॉडीज़ बनते हैं, ये एंटीबॉडीज़ बेबी के अंदर एंटर होकर बेबी के आरबीसी को डेड करते हैं। जब बेबी के आरबीसी मसले में आ जाते हैं तो बेबी की जो बॉडी होती है वो बहुत रैपिडली आरबीसी प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, ठीक हो गया। फिर उसके बाद डिस्कस किया हुआ था कि एनीमिया से आपके सर्कुलेटरी सिस्टम पे फ़र्क क्या पड़ता है। एनीमिया से ब्लड की विस्कोसिटी कम हो जाती है, जब ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है तो कार्डियक आउटपुट बढ़ जाती है। उसके अलावा एनीमिया से चूँकि कम ऑक्सीजन पहुंचती है इसलिए आर्टेरियोल्स डायलेट होते हैं। आर्टेरियोल्स के डायलेट होने के नतीजे में वीनस रिटर्न बढ़ जाता है। वीनस रिटर्न के बढ़ने की वजह से हार्ट के ऊपर मजीद बर्डन आ जाता है। जब हार्ट के ऊपर इतना बर्डन आ जाता है तो किसी भी एक्सरसाइज की सूरत हाल में एक्यूट कार्डियक फेलियर हार्ट में डेवलप हो सकता है एज अ रिजल्ट ऑफ एनीमिया। फिर हमने पढ़ा था कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया, अच्छा पॉलीसाइथीमिया पे आते हैं तो ये सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया होता है, ये किसी भी वजह से हो सकता है, और फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया जो कि हाई एल्टीट्यूड्स पे हो रहा होता है। जबकि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हाई एल्टीट्यूड्स की वजह से भी हो सकता है, किसी हार्ट अटैक की वजह से भी हो सकता है, किसी भी वजह से हो सकता है। यानी कि फिजियोलॉजिकल पॉलीसाइथीमिया इज़ अ टाइप ऑफ सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया। उसके बाद आता है पॉलीसाइथीमिया वेरा जो कि एक पैथोलॉजिकल कंडीशन है जो कि किसी जेनेटिक एबरेशन की वजह से होती है। इसमें क्या होता है कि नॉर्मल आरबीसी की तादाद पूरी होने के बाद भी सेल जो बॉडी है वो आरबीसी बनाई जाती है और ब्रेस्ट ट्यूमर से इसको तशबीह दी गई है कि उसकी तरह बेतहाशा आरबीसी बनते चले जाते हैं। पॉलीसाइथीमिया में सर्कुलेटरी सिस्टम पे क्या फ़र्क पड़ता है, नंबर 1 तो जो ब्लड की विस्कोसिटी है वो भी इंक्रीज़ कर जाती है, और नंबर 2 ब्लड का वॉल्यूम भी इंक्रीज़ कर जाता है। ब्लड की विस्कोसिटी की वजह से कार्डियक आउटपुट को कम होना चाहिए और ब्लड के वॉल्यूम के ज़्यादा होने की वजह से कार्डियक आउटपुट को ज़्यादा होना चाहिए। तो दोनों इफेक्ट एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कार्डियक आउटपुट मोर और लेस सेम रह जाती है। उसके अलावा विस्कोसिटी ज़्यादा होने की वजह से ब्लड का जो फ्लो है वो स्लगिश होता है। जब ब्लड का फ्लो स्लगिश होता है तो ब्लड एक्स्ट्रा डीऑक्सीजनेट हो जाता है, और एक्स्ट्रा डीऑक्सीजनेट की वजह से स्किन के ऊपर एक ब्लूइश टिंट आ जाता है। मज़ीद वीडियोज़ के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और कोई कन्फ्यूजन है या कोई सजेशन है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा।